इंदौर में खेले जा रहे होलकर स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच जैसे ही शुरू हुआ, भारत ने टॉस जीता तो उस वक्त लग रहा था कि भारत अच्छी शुरुआत करेगा और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा टारगेट देकर उसे बैकफुट पर लाएगा। लेकिन जैसे जैसे गेंदबाजी शुरू हुई, पहले ही गेंद पर रोहित शर्मा आउट थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू नहीं लिया और वो नॉट आउट रहे। तीसरी चौथी गेंद पर फिर इस तरह का मामला आया कि जो गेंद सीधी स्टंप पे जाकर लग रही थी और पैड पर लगी, वो भी रिव्यू नहीं ली, इसकी वजह से रोहित शर्मा यहाँ भी बच गए। फिर रोहित शर्मा ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया, जो कि गैर जिम्मेदाराना शॉट था। उस शॉट की कहीं पर से कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में शॉट खेला और वो स्टंप आउट हुए। पहले बार में भी उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वो गेंद बल्ले तक आई नहीं और विकेटकीपर के पास चली गई। उस वक्त वो क्रीज से बाहर नहीं थे। दूसरी बार उन्होंने फिर ट्राई लिया और वो क्रीज से बाहर निकले, टच नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ बॉल के साथ और सीधा स्टंप आउट हो गए। कोई याद होगा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ के जो पिच है, 20 ओवर तक अगर इंडिया विकेट बचाने में कामयाब होती है तो फिर एक अच्छा टारगेट वो दे सकेगी, लेकिन 20 ओवर में तो सारा किया धरा जो होता है वो पूरी तरह से पानी हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विकेट पर जल्दी से आ गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिचेल स्टार्क और कैमरून ग्रीन ने गेंदबाजी की। कैमरून ग्रीन की गेंदबाजी बहुत ज्यादा खास असर नहीं छोड़ी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने जो बॉलिंग की है, बहुत गजब की गेंदबाजी उन्होंने की और रोहित शर्मा को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया, एक मेंटल प्रेशर बना दिया। और एक ओवर में वो 2 बार आउट हुए, लेकिन इत्तेफाक है कि अंपायर ने आउट नहीं दिया और कप्तान स्टीव स्मिथ ने रिव्यू नहीं लिया। अगर रिव्यू लेते तो वो उसी वक्त आउट हो जाते। चलिए अब बढ़ते हैं अगली विकेट की तरफ। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आए, लोयन की बॉल को समझ नहीं पाए और वो भी चलते बने, बहुत सस्ते में चलते बने। उसके बाद बारी आई विराट कोहली की। उसके बाद में रविंद्र जडेजा को भेजा गया। विराट कोहली ने थोड़ी देर तक जो है आस जगाई भारतीय दर्शकों की कि भाई मैं हूं यहाँ पर, और काफी अच्छा खेल भी रहे थे। लेकिन जडेजा के आउट होने के बाद जो है वहां हत्ते की तरह पूरी की पूरी टीम बिखर गई और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया का स्कोर 100 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन भला हो, उमेश यादव का जो आए, उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाए, साथ ही एक चौका लगाया और 17 रन उन्होंने बनाया। अगर 17 रन कम कर दिए जाएं तो भारतीय टीम का स्कोर काफी कम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर और केएस भरत की। मैंने पिछली वीडियो में भी बात आपको बताई थी कि ये जो है, ये सब खिलाड़ी राहुल द्रविड़, क्योंकि ये सारे साउथ के हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं और अब ये बात खुलकर सामने आएगी। अगर इंडियन टीम तीसरे टेस्ट में हार जाती है तो ये सारी बातें खुलकर सामने आएगी। अब आपको टीम कॉम्बिनेशन बताते हैं कि टीम का कॉम्बिनेशन बनाया गया। टीम में शमी अहमद को बिठा दिया गया। चलिए ठीक, ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और उन्हें बिठाया गया, उमेश यादव को लाया गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आप ये बताइए कि श्रेयस अय्यर को जो आपने 2 टेस्ट मैचों में मौका दिया, तो किस बिना पर आप 2 टेस्ट खिलाए, दूसरे 2 टेस्ट उनको खिलाए? उन्होंने कितना सा स्कोर किया? और हमारे जो स्काई हैं सूर्य कुमार यादव, उनको सिर्फ पहले टेस्ट में मौका देकर आपने बिठा दिया। आपने केएस भरत को तीसरे टेस्ट में लगातार मौका दिया। केएस भरत में ऐसी क्या खूबी है जो कि तीसरा टेस्ट मैच भी वो खेले, जबकि इनफॉर्म बैट्समैन वो डगआउट में बैठा हुआ है और आपने केएस भरत को खिलाया। चलिए ये सारी जो जिम्मेदारी है यहाँ पे राहुल द्रविड़ की है और कहीं ना कहीं से रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा उसके पक्ष में नहीं थे, ना केएल राहुल को बिठाने के पक्ष में थे और ना ही केएस भरत को वो खिलाना नहीं चाहते। लेकिन राहुल द्रविड़ के जीत से ये दोनों खिलाड़ी के साथ में ऐसा हुआ है। अगर केएल राहुल को बिठाकर शुभमन गिल को आप लाए हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये किया जाना चाहिए था। लेकिन केएस भरत किस बिना पर वो खेल रहे हैं, क्या उनकी खासियत है, क्या खूबी है? यही कि वो साउथ के, वरना और कोई खूबी तो दिखाई नहीं पड़ती। ना उनकी विकेट कीपिंग उस तरह की है, ना ही उनकी बैटिंग उस तरह की है। हाँ, 17 रन उन्होंने जरूर लगाए हैं, लेकिन जब आपको
आपके टीम को जरूरत है आपकी, उस वक्त आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आपके जहन में ये बात आएगी कि और खिलाड़ियों ने क्या किया। तो और खिलाड़ियों ने करके दिखाया है। केएस भरत को तो 3 मौके मिले, 3 मौके में क्या किया उन्होंने। तो यहाँ पे टीम का जो सिलेक्शन था, वो टीम का सिलेक्शन बहुत ही गलत है। और अब आप एक चीज और सोचिए, भारतीय स्पिनर्स के लिए पिच बनाई गई थी, भारतीय स्पिनर्स तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने कर दिखाया। वो तीसरे चौथे ओवर से ही सारी चीजें जो है सामने आने लगी खुलकर। मतलब लग नहीं रहा था कि इंडियन टीम खेल रही है। और ये इंडियन टीम अगर WTC में जाएगी तब क्या करेगी। अभी भी वक्त है इंडियन टीम को समझने का, संभलने का। और राहुल द्रविड़ क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे, इनका मुकाबला इनका कोई सानी नहीं, लेकिन अच्छे इंसान तो ये है नहीं और इन्होंने साबित भी किया है। लेकिन ये अगर मैनेजर बहुत दिन तक बने रहे तो इंडियन टीम की दुर्दशा और जो है खराब होगी, दुर्दशा खराब होनी है। क्योंकि यहाँ पे इनको इंडिया नहीं दिखाई पड़ता, देश दिखाई नहीं पड़ता, अपना क्षेत्र दिखाई पड़ता और क्षेत्रवाद के तौर पर जो है वो टीम को सेलेक्ट करते हैं। और सिलेक्शन के बाद में ये टीम का जो परफॉर्मेंस है तो ऐसा होता है। अब बात नहीं उठती है इसके पीछे क्या कारण है। कारण ये है कि जब अगर जीत गए तो जीत के बाद सारी बुराई छुप जाती है, और अगर हार मिल गई तो ये सारी बुराइयां खुल कर सामने आएगी। तो अब तीसरे टेस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर है और वो अब जो है एकदम मतलब जीत की तरफ जा रहा है। 47 रनों का, अगर वो 4 विकेट के नुकसान पर 47 रनों का लीड वो ले चुकी है। अगर ये लीड कल 100 से ज्यादा हो गया तो फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में क्या आपने देखा, आपके गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे। आप मिडिल स्टंप, लेग स्टंप पर बॉल डाल रहे हैं जहां पर कि आपको स्कोरिंग शॉट लगाने का मौका मिल रहा है। आपने देखा वहां के ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने किस तरह से कॉपी बुक स्टाइल में बॉलिंग की है और एक लेंथ और लाइन को पकड़ के रखा है जहां पर स्कोर करना काफी मुश्किल था। अब बात कीजिए, हमने सुना है कि हमेशा फास्ट बॉलर जो है वो वाइड भी फेंक देते हैं और नो बॉल भी वही फेंकते हैं क्योंकि उनका रनअप होता है, उनको अंदाज नहीं मिलता। लेकिन हमारे जडेजा को क्या हुआ, रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया, बिल्कुल कपिल देव की बराबरी में वो चले आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नो बॉल फेंके, और ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में भी उन्होंने नो बॉल फेंका था। ये अलग बात है कि मैच इंडिया जीत गई थी, लेकिन यहाँ पे वो नो बॉल पे अगर लेबुसेन का विकेट वो नो बॉल नहीं रहता, लेबुसेन ने उस वक्त खाता भी नहीं खोला था और आउट हो गए थे, अगर वहां पे ऑस्ट्रेलिया ये विकेट खो देती तब वो प्रेशर में आ जाती और उसके बाद इंडिया के लिए काफी आसान हो जाता। और कप्तान भी हमारे कुछ इसी तरह के निकले। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की याद अब आती है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब लेते थे DRS ना, तो वो उस वक्त लगता था कि हाँ उन्होंने DRS लिया और हमेशा पॉजिटिव ही जाता था। लेकिन रोहित शर्मा ने 2 DRS लिए जो कि बेकार का हो गया, और जहां पे DRS लेना था लेबुसेन के वहां पर उन्होंने लिया नहीं। तो DRS कहीं ना कहीं से DRS और खराब टीम सिलेक्शन। मैंने याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि आप KL राहुल को भरत की जगह पे विकेट कीपिंग कराइए, भरत को बिठाइए, टीम से बाहर कीजिए और शुभमन गिल को मौका दीजिए। क्योंकि आपकी बैटिंग लाइन KL राहुल की बल्लेबाजी से, KL राहुल की क्षमता क्या है ये सभी लोग जानते हैं कि उनकी क्षमता क्या है, वो कैसा खेल सकते हैं। लेकिन KS भरत को फिर से खिलाना ये समझ से परे है। क्यों खिलाया गया और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया, अभी भी वक्त है इंडियन टीम को समझने का, संभलने का। अगर अब भी नहीं संभली तो WTC में क्या होगा तो ये बाद में देखा जाएगा। इंदौर टेस्ट में भारत पूरी तरह से बैकफुट पर है। जब मैच शुरू होने वाला था उस वक्त तक इंडिया को विनिंग जो परसेंटेज था वो 80% दिया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया के लिए 20% का मामला था। लेकिन पहली गेंद के बाद से ही ये मामला बनता गया, बिगड़ता गया और अभी की जो स्थिति है 80% पे ऑस्ट्रेलिया चली गई है, 20% पे इंडिया है। अब कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए कि वो शुरुआती, मैंने बताया था कि शुरुआती 20 ओवर में अगर इंडिया विकेट नहीं खोती है, अच्छे से खेलती है
तो यहाँ पर इंडिया मजबूती की तरफ जाएगी और जो 300 रन 400 रन का आंकड़ा पार करेगा वो टीम जीत की तरफ करीब पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 47 रन का लीड ले लिया है। ये अलग बात है कि अब आगे क्या होगा ये तो कल देखा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऑस्ट्रेलिया 100 से 150 रन का अगर लीड ले लेती है तो फिर इंडिया के लिए बल्लेबाजी जो तीसरी इनिंग होगी वो काफी मुश्किल होगी। और अगर इंडिया 100-150 रन का लीड ले लेती है तीसरी इनिंग में तो ऑस्ट्रेलिया को फिर ये मैच बचाना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर अभी दूसरे दिन का खेल बाकी है, पहली इनिंग चल रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग और 4 विकेट मात्र उसके खोए हैं और 47 रनों का लीड है। अगर ये लीड बड़ा हुआ तो पूरी तरह से इंडिया के हाथ से ये मैच निकल जाएगा। अभी फिलहाल मैच की स्थिति यह है कि इंडिया 20% और ऑस्ट्रेलिया 80% और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। मैं जिस बात को बार बार उठाना चाहता हूं, राहुल द्रविड़ की मनमानी जो चल रही है और रोहित शर्मा की जो मनमानी चल रही है, उनकी कप्तानी और उस टीम सिलेक्शन बिल्कुल ही गलत है। ऐसा टीम सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि आपके पास बॉलर्स हैं, आपके पास में स्पिनर्स हैं, आप खिलाइए, लेकिन उनको बॉलिंग कोच जो है वो क्यों नहीं समझाते हैं कि आपको इस लेंथ लाइन पे बॉलिंग करनी है। और आप बोलिएगा हर बॉल फेंकना मुश्किल है, फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैसे कर रहे हैं? और फिर आप 150 करोड़ लोगों में चुनकर गए हैं, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप सही सटीक गेंदबाजी करें? तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हालत ऐसी ही रहेगी। ये अलग बात है कि इंडियन टीम जो है जीत जाती है तो सारी बातें दब जाती हैं। इंडिया टीम अगर हारी तो ये सारा ठीकरा जो है रोहित शर्मा पर का सर फूटेगा और राहुल द्रविड़ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन क्योंकि राहुल द्रविड़ पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, वो पीछे से काम करते हैं, स्क्रीन पे तो आना पड़ेगा रोहित शर्मा को ही। तो रोहित शर्मा को यहाँ पे समझना पड़ेगा, टीम जो सिलेक्ट करते हैं तो उसी हिसाब से सिलेक्शन करें। और अगला जो चौथा जो टेस्ट है, चौथी टेस्ट में आप जिस तरह से बोल रहे थे कि हम ग्रीन में पिच बनाएंगे, पूरी तरह से घास रहेगा, अच्छी चीज है। अब प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि WTC जो होगा तो वो घास वाले मैदान पर होगा और फास्ट बॉलर्स के लिए होगा, तो वो मैदान जरूर बनाइए। लेकिन तीसरे मैच का ध्यान दीजिए, अभी भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत कुछ तो बिगड़ चुका है, सब कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, अभी भी आप अपनी वापसी कर सकते हैं और 10, 12, 15 रन के अंदर 6 विकेट गिराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्पिन ले रही है गेंद। आप अपने गेंदबाजों को जो है उस तरह की बात बताइए, उसी तरह की गेंदबाजी कराइए। अगर 25-30 रन के अंदर में ऑल आउट कर देते हैं और फिर 300 रन का अगर टारगेट 300 रन तक अगर इंडिया बना लेती है तीसरे दिन, चौथे दिन, तो चौथे दिन के दिन जब ऑस्ट्रेलिया उतरेगी 300 टारगेट को या 200 प्लस भी टारगेट देती है तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 100% हार जाएगी। क्योंकि चौथे दिन जब पूरी तरह से पिच टूट जाएगा, और ऐसे उम्मीद नहीं है कि ये चौथा दिन तक जाएगा, अगर ये टीम दूसरे दिन भी खत्म हो सकता है मैच, नहीं तो तीसरे दिन ये मैच पक्का खत्म होने वाला है। अगर इंडिया 300 रन नहीं करती है तो ये दूसरे दिन के आखिर में मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो टारगेट है वो टारगेट अचीव करना ही मुश्किल होगा। जिस तरह की बल्लेबाज को तो ये लग ही नहीं रहा कि किसी को मैदान में मन लग रहा है, वो सीधा जाते हैं कि भाई जल्दी से जाओ और डगआउट में आके बैठ जाओ, जल्दी से जाओ और डगआउट में जाके बैठ जाओ। तो ये चीज पर ध्यान देना होगा। अगर इंडियन टीम यहाँ पर हारती है तो अब ये बातें सारे सामने उठ कर आएंगी, और जीत जाती है तो फिर सब चीज भुला दिया जाता है, उसी तरह से भुला दिया जाएगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम फाइट बैक करेगी और फाइट बैक करके ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा टारगेट देगी और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देकर उसे अचीव करने पर मजबूर करेगी, यानी कि वहां तक वो पहुंच ना सके और इंडिया जीत जाए। लेकिन ऐसा नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर है। लेकिन अब कुल मिलाकर के लास्ट वक्तव्य यही है कि इंडिया जो है अब 20% जीत की तरफ है, 80% वो मैच हार चुकी है, ऑस्ट्रेलिया 80% मैच जीत चुकी है, 20% बचा हुआ है। तो अगर कल का दिन ऑस्ट्रेलिया अगर लंच के बाद तक खेल जाती है या टी तक खेल जाती है तो ये इंडिया मैच हार जाएगा। और अगर इंडिया लंच से पहले ही ऑल आउट कर देती है और 300 रनों का अगर टारगेट देती है, 250 का भी अगर टारगेट देती है, तो ऑस्ट्रेलिया उसको वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, और पहला दिन ही खत्म हुआ है, दूसरा दिन क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राधा मेंटर टीवी।